हेलो। हाँ, तो चलो मेरा वीडियो क्लोज करना पड़ा, तो ये मेरा दूसरा वीडियो होगा, उसी का ही मतलब कंटिन्यू चलेगा। तो अब आते हैं हम लोग की एरर पे। एरर क्या था? एरर क्या बोला मैंने कि रॉन्ग अकाउंटिंग एंट्री पोस्टेड। रॉन्ग अकाउंटिंग एंट्री पोस्टेड मतलब जो डेबिट होना चाहिए था उसको उन्होंने क्रिएट कर दिया, या फिर जिसको क्रिएट करना चाहिए था उसको उन्होंने डेबिट कर दिया। मेरा केस में तो मुझे बहुत सारा मिला है कि उन्होंने रॉन्ग अकाउंटिंग एंट्री पास किया है। जैसे कि बैंक इंटरेस्ट जो रिसीव होता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, उसमें पैसा आ रहा है मतलब बैंक बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और इंटरेस्ट रिसिप्ट मेरा इनकम क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है, उन्होंने उल्टा पास कर दिया। उन्होंने क्या पास कर दिया, बैंक को कर दिया क्रेडिट और इनकम को कर दिया डेबिट। तो ये जो इनकम था, इनकम होना चाहिए था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, तो कर दिया गलती। वही होता है कि एरर। उन्होंने एरर कर दिया है। ठीक है, फिर करेक्ट होना चाहिए था, कनेक्ट हो गया। करेक्ट प्रोविजनिंग। ठीक है, करेक्ट प्रोविजनिंग। जो प्रोविजन का एंट्री पास करना चाहिए था उन्होंने हो सकता है कि गलत एंट्री पोस्ट कर दिया हो, तो उसे हमको सही करना होता है। ठीक है, जैसे कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का जो प्रोविजन होता है ना, उससे हम लोग कैसे एंट्री पास करते हैं? एंट्री तो हम लोग पास कर देंगे, लेकिन वो जो प्रोविजन बनता है वो वैल्यू कहाँ से मिलेगा हमको, कितना ग्रेचुइटी इस साल प्रोविजन करना चाहिए। प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि हम पीएल में से पैसा को निकल के एक दूसरा गुल्लक में डाल रहे हैं। सपोज मुझे 5 साल बाद 10 लाख रुपीज ग्रेचुइटी का प्रोविजन देना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि हर साल मैं 2 लाख 2 लाख करके पीएल में से पैसा निकाल लेता हूँ। निकाल के मैं दूसरा गुल्लक बनाता हूँ, प्रोविजन बोल के, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, उसमें मैं डाल देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा लास्ट ईयर है ना, उस टाइम मेरा पैसे का मतलब पैसा मेरा पास रहेगा, पैसा खत्म नहीं हो जाएगा। उस साल पीएल में बड़ा सा अमाउंट मतलब 10 लाख ऐसा रुपीज डेबिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोविजनिंग है, ये प्रोविजनिंग जो ग्रेचुइटी का है, ग्रेचुइटी का प्रोविजनिंग उन्होंने एंट्री पास कर दिया। सपोज उन्होंने मान लीजिए 3 लाख प्रोविजन कर दिया, तो आप एक ऑडिटर हो, आपको कैसे पता चलेगा कि इन्होंने जो 3 लाख का एंट्री पास किया है कैसे की एंट्री पास किया है? जर्नल एंट्री तो सही होगा, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट्स क्या है, किस चीज़ का बेसिस पर इन्होंने एंट्री पास किया है। मेरा केस में क्या हुआ था, मेरा केस में मैंने देखा था उन्होंने एक 2 लाख या 2.5 लाख ऐसा कुछ अमाउंट पीएल में से मतलब प्रोविजन बना के रख दिया ग्रेचुइटी को। तो मैंने उसे बोला कि जो आपको वैल्यू मिला है, वैल्यू आपको कैसे मिला? तो उन्होंने बोलता है कि हर साल हम लोग यही मतलब इतना ही वैल्यू को हम लोग पीएल में से डेबिट करके प्रोविजन कर देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कर सकते हैं? इसमें तो एक टाइम एडजस्टमेंट होता है ना, कि मतलब 5 साल बाद आपको पैसा देना है। तो उस टाइम वो 5 लाख का 5 साल बाद सपोज आपको 10 लाख देना है, तो उस 10 लाख, उस टाइम का 10 लाख और अभी का 10 लाख, वो क्या है, इक्वल है? इक्वल तो है नहीं। तो आपको कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, वो आपको अलग से रिपोर्ट बनाना होता है। उस रिपोर्ट का हर साल आपको प्रोविजन करने के पहले एक रिपोर्ट उनसे लेना होता है। किससे रिपोर्ट लेना होता है वो तो मैं बाद में ही बताऊंगा, किससे रिपोर्ट लेना होता है। ठीक है, उसके लिए अलग से वैल्यूएशन होता है, वैल्यूअर है, वो मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगा ऐसे ग्रेचुइटी का होता है। फिर ये सब में गलत गलत आ गया। ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन बनाना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन कैसे बनता है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन जैसे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कब होता है, मार्च मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मार्च मंथ पे, पूरा मार्च मंथ पे आपने जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है उसका बिल कब आएगा? उसका बिल अप्रैल में आएगा। तो मार्च एंडिंग पे हम लोगों का ईयर खत्म हो रहा है, तो एक्रूअल बेसिस से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में है ना एक्रूअल बेसिस, तो एक्रूअल बेसिस पे तो हमारे अकाउंट्स बनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मार्च एंडिंग तक जितना भी हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया उसका प्रोविजन बनना चाहिए। ठीक है, सपोज मान लीजिए हर मंथ मेरे को 80,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, किसी साल किसी मंथ में 80 आता है,
किसी मंथ पे 85 आता है, किसी मंथ पे 76 आता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं इस मंथ कितना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमने 81 प्रोविजन कर दिया, तो प्रोविजन को मैंने कर दिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन। फिर अप्रैल मंथ पे जब बिल आएगा तो प्रोविजन को हम घुमा देंगे, एंट्री ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्सपेंस का प्रोविजन भी करना होता है, ये चीज़ भी हमको देखना होता है। तो एरर के बारे में समझ गए आप। क्या आता है कि ओमिशन। ओमिशन क्या होता है, मतलब उन्होंने भूल गया, उस चीज़ को रिकॉर्ड करना भूल गया। ठीक है, उन्होंने किसी को मतलब कि इसे छोटा मोटा परचेस किया है, स्टोर परचेस किया है मान लीजिए, तो उसका जो पेमेंट है उन्होंने तो पेमेंट कर दिया, लेकिन उन्होंने बिल बुक नहीं किया। समझने का कोशिश कीजिए, मैंने किसी को पेमेंट कर दिया लेकिन उसका बिल बुक नहीं किया। इससे क्या होगा, इससे होगा जो मेरा क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स आना चाहिए था डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस, वो हो जाएगा डेबिट बैलेंस। उसमें दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि जो मैंने पैसा पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को, मतलब पेमेंट करना है, उनसे मैंने सर्विस लिया है, मुझे उसको पैसा देना है। पहले मैं क्या करूँगा, उसका बिल बुक करूँगा, फिर बिल को पेमेंट करूँगा। और अगर बिल मैंने बुक नहीं किया, मैंने उनको सीधा पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब बनेगा कि मैंने उस क्रेडिटर को एडवांस में पेमेंट दिया है। एक्चुअली उनका सर्विस मैंने अवेल कर लिया है, उसका सर्विस मैंने अवेल कर को ख़त्म भी कर लिया है, लेकिन जो पैसे पड़ा रहेगा वो क्या रहेगा कि मैंने एडवांस पेमेंट किया है। तो यही दिक्कत आ जाता है कि उन्होंने बिल सही से बुक किया कि नहीं। ठीक है, मतलब ये चीज़ होता है कि जब जब आपका क्रेडिटर्स है, क्रिएटर्स का बिल बुक ना करके पेमेंट करते तभी ये दिक्कत आता है। लेकिन अगर एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस का ऐसा दिक्कत नहीं आता है। आपका आपने अगर किसी एक्सपेंस किया है, सपोज आपने कुछ कैलकुलेटर खरीदा, आपको ऑफिस के लिए 10 कैलकुलेटर खरीदा, 500 करके 5000 लिया, तो आपने क्या किया, ऑफिस एक्सपेंसेस बोल के और बैंक करके आपने एंट्री पास कर दिया, तो इससे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वो जिससे आपने परचेस किया वो आपका वेंडर होगा, वो आपका वेंडर होगा, आपका क्रेडिटर्स में दिखाई दे रहा है, तो उसको अगर आपने बिल बुक करके 5000 बिल बुक ना करके 5000 पेमेंट कर दिया होगा, तो क्या दिखेगा, वो डेबिट बैलेंस दिखेगा क्रेडिटर को। वही होता है कमीशन। ठीक है, फिर जो हम मैंने बताया आपको जो भाउचर होता है, भाउचर पे क्या होता है कि भाउचर जो है उसमें ऑथोराइज सिग्नेचर ही होना चाहिए। कौन करेगा, हर एक कंपनी में किसी न किसी के ऊपर ये मतलब किसी पोस्ट में दिया रहता है कि उनसे मतलब अब अगर आपको पैसा चाहिए कंपनी के किसी एक्सपेंस के पेमेंट करने के लिए, तो उनसे बिल बना के साइन करा लीजिएगा, तो उन्होंने साइन नहीं किया, इससे कंपनी का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सपोज मैं एम्प्लॉय अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, मुझे बोला कि अगर पैसा चाहिए तो जो मैनेजर है, मैनेजर से बिल बना के साइन करके ले लेना। मैंने क्या किया, पैसा विड्रॉ कर लिया, जर्नल एंट्री पास कर दिया, मैंने साइन नहीं करा है, इसका मतलब मैनेजर को पता ही नहीं है कि मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो उसी में दिक्कत हो जाता है ओमिशन। वही चीज़ आ जाता है फ्रॉड में, कि कंपनी ने जानबूझकर उन्होंने फ्रॉड करने का कोशिश किया है, कंपनी ने जानबूझकर फ्रॉड करने का कोशिश किया है। फ्रॉड के बारे में, एक्चुअली फ्रॉड तो आपको मिलेगा, लेकिन उसको डिटेक्ट करना भी आपका एक स्किल होता है। ठीक है, कंपनी का अकाउंटेंट, देखिए अकाउंटेंट हमेशा बुरा होगा ऐसा भी नहीं है, मतलब वो हम बुक्स में पढ़ते हैं कि अकाउंट्स ने गलती कर दिया, प्रैक्टिकली थोड़ी ना मतलब अकाउंटेंट उतना गलती करेगा, तो उसका नौकरी नहीं रहेगा। तो अकाउंटेंट भी ना बहुत जगह बहुत चालाक होता है, उसको पता है, उसका भी ये स्किल है कि कैसे एंट्री को घुमाना है कि ऑडिटर को भी समझ में ना आ जाए। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कुछ डोनेशन दिया है, मान लीजिए 10,000 का डोनेशन दिया है। डोनेशन क्या होगा, जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे ना, तो डोनेशन को तो लोग डिसअलाउ कर देगा, तो कंपनी को भी पता है कि अगर डिसअलाउ कर देगा तो हमारा इनकम ज़्यादा हो जाएगा। इनकम ज़्यादा होने से क्या होगा, टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, और टैक्स हम ज़्यादा देंगे नहीं। ठीक है,
टैक्स हम लोग ज़्यादा देंगे नहीं। तो डोनेशन को उन्होंने क्या किया, डोनेशन ना दिखा के वो बिल को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। फिर उन्होंने एक नया मतलब कुछ एक्सपेंडिचर सपोज रिपेयर एंड मेंटेनेंस में उन्होंने एडजस्ट कर दिया, तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि वो वाला एक्सपेंसेस वो सही है कि नहीं। क्योंकि छोटा मोटा 10,000 का उन्होंने पेमेंट किया है ना, तो 10,000 को उन्होंने 5 बिल में डिवाइड कर दिया, 2,000 2,000 2,000 करके। तो बोलेगा कि देखिए हमने व्हीकल का कुछ रिपेयरिंग किया था, तो इसके लिए उसका जीएसटी भी नहीं आएगा, तो आप चेक करके भी आपका फायदा नहीं होगा। ठीक है। फिर आता है क्या, कॉम्प्लाइंस। कॉम्प्लाइंस इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ये पेन हमेशा दिक्कत करते हैं। कॉम्प्लाइंस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो टीडीएस हमने डिडक्ट किया है वो टाइमली डिपॉजिट हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट को डिपॉजिट हुआ कि नहीं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, इसका कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है कि नहीं, ऐसे बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है। मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि हमको क्या क्या करना होता है। ठीक है। अभी मैं आपको एक एक एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है। ठीक है। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल लिया है कि कौन सा चीज़ आपको कैसे चेक करना होता है। तो इसी को देख के आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा मतलब पूरा समझ नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल इस वीडियो में भी नहीं दिखाने वाला हूँ। मतलब प्रैक्टिकल दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट भी तो होना चाहिए। मैं आपको थोड़ी ना स्केच बना के आपको दिखा दूंगा, ये इसका डॉक्यूमेंट हो इसका डॉक्यूमेंट। उसके लिए आपको रियल डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, तभी जाके आपको पता होगा। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, सपोज मुझे जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसी से मैंने फिक्स्ड एसेट से स्टार्ट किया है। ठीक है। फिक्स्ड एसेट को हमको पहले चेक करना है। तो मैंने फिक्स्ड एसेट लिया, उसको मुझे चेक करना है। तो मैं चेक कैसे करूँगा, फिक्स्ड एसेट को अगर चेक करना होता है तो उसमें मुझे क्या करना है। देखिए बुक्स में दिखा रहा है कि 5 करोड़ का, मान लीजिए 5 करोड़ का फिक्स्ड एसेट करंट ईयर में परचेस हुआ है। तो आप एक ऑडिटर हो, आप उनका बात बात पे क्यों बिलीव करेंगे कि 5 करोड़ का इन्होंने परचेस किया है तो ठीक ही होगा। आपको क्या करना होगा, आपको उनसे डॉक्यूमेंट लेना होगा कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट दिखा, जो 5 करोड़ का तूने परचेस किया है ना, 5 करोड़ का मुझे बिल दिखा कि परचेस किया होगा, तो बिल तो होगा ही। और कौन सा बिल होगा, जीएसटी बिल होगा। जीएसटी बिल उतना गलत नहीं होता है, जो हैंडमेड बिल होता है उसमें थोड़ा वो लोग चालाकी कर सकता है, लेकिन जीएसटी बिल में नहीं कर सकता। तो मतलब कंपनी के पास ना एक से भाउचर होता है, फिक्स्ड एसेट भाउचर बोल के, और वो लोग बंडल करके रख देता है। जितना भी फिक्स्ड एसेट खरीदता है वो अलग अलग फाइल बनाता है, फिक्स्ड एसेट का फाइल उनसे ले लेंगे। लेने के बाद क्या करना होगा, एक एक्सेल शीट में आप डालते जाइए कि कौन सा डेट को परचेस हुआ, क्या एसेट परचेस किया है, कितने का परचेस किया है, उसका जो जीएसटी एलिमेंट है वो पास पास में बैठाते जाइए। ठीक है। ऐसे बैठाने से क्या होगा, ऐसे आप लोग बैठाते जाएंगे तो जितना बिल होगा, मान लीजिए 5 करोड़ में तो 5 लाख बिल थोड़ी ना होगा, उसमें से 50 60 ऐसा ही बिल होगा। तो 50 60 बिल को आपको करने में मान लीजिए 3 4 घंटा लगेगा। ठीक है। 3 4 घंटा आप उसको ऐसे एज इट इज लिखते जाएंगे, तो टोटल जितना निकलेगा, टोटल वैल्यू आप देख लीजिए। आपका जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसमें जितना इंक्रीज है, फिक्स्ड एसेट मतलब परचेज डेबिट बैलेंस दिख रहा है, उतना का आपको एक्सेल का साथ मैच हो रहा है कि नहीं। आपने जो बिल मतलब वाउचर उनसे लेके एक्सेल शीट बनाया उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं हो रहा है, कभी कभी मैच नहीं होगा, क्योंकि जो सपोज आपने एक मोटरसाइकिल खरीदा है। ठीक है। तो मोटरसाइकिल खरीदा होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, उसका कार का जो वैल्यू है उसके लिए अलग इनवॉइस बनेगा, उसका जो इंश्योरेंस है उसका अलग इनवॉइस बनेगा, उसका जो पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट है उसके लिए अलग इनवॉइस बनेगा। आपको ये सभी बिल को जोड़ना होगा। तो पहली पहली टाइम आप लोग जब जाएंगे ऑडिट करने, आपको तो पता नहीं होगा ना कि कौन सा इनवॉइस है, कौन सा किस चीज़ का इन्वॉइस है। तो जितना भी डिफरेंस निकलेगा तो वही लोग कंपनी वालों ने आपको ढूंढ के देगा कि इस जर्नल एंट्री में जो वैल्यू है वो इसलिए मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसका जो दूसरा बिल है वो मैंने आपको दिया नहीं, या फिर आपको मिला नहीं, वो दूसरा किसी फाइल में हो सकता है। तो ऐसे हम लोग फिक्स्ड एसेट को चेकिंग करते हैं। ठीक है। ये मैंने लिख दिया इधर। और उसके साथ आपको एग्जिस्टेंस भी चेक करना होता है कि उन्होंने बोल दिया कि आपने
कि हमने 10 मोटरसाइकिल खरीदा है, तो 10 मोटरसाइकिल आप फिजिकल भी चेक कर सकते हैं कि अब देखिए कि 10 मोटरसाइकिल है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनको बोलिए कि दूसरा कहाँ है मोटरसाइकिल। आपने 10 बोला, इसमें 8 ही दिखा रहा है, बाकी 2 कहाँ गए। अगर 2 नहीं मिलता है तो आप अपना ऊपर लेवल पे मतलब नोटिंग देंगे कि 2 मोटरसाइकिल हमको फिजिकली मिला नहीं। तो वो लोग सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा रास्ता है कि हम लोग बोलते हैं कि लॉग बुक दिखाइए। तो लॉग बुक में हमको मिल जाएगा कि कितना गाड़ी है, वो कब आ रहा है, कब जा रहा है। वो लॉग बुक बोलते हैं। ठीक है, उससे मिल जाएगा। फिर आता है कि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मैंने आपको बोल दिया था। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन शेड्यूल कंपनी लोग बनाते हैं, उस शेड्यूल को देखिए। फिर कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है शायद, ठीक है, शेड्यूल 2 में दिया हुआ होगा कि डेप्रिसिएशन कौन से एसेट पे किस रेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। वो रेट को आपको मैच करना होगा कि उन्होंने सही रेट लिया है कि नहीं। ठीक है। फिर आता है क्या, फिर आता है कि डेप्रिसिएशन हो गया। अब एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन क्या होता है कि जो फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन होता है ना, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जो इंटेंजिबल एसेट है उसका जो डेप्रिसिएशन होता है उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं कहते, उसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है। फिर आता है कि अगर कंपनी ने किसी लैंड परचेस किया होगा, अगर लैंड परचेस किया होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि लैंड का डीड लेना होता है। कंपनी से मांगिए कि हमको लैंड का डीड दिखाइए। डीड में लिखा होगा कि वो जो लैंड खरीदा ना, वो किसका नाम से वो डीड रजिस्टर्ड है। मतलब वो कंपनी का ओनर का नाम से तो नहीं खरीद लिया कि कंपनी का नाम से खरीद लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपनी का मालिक के नाम से हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंड कंपनी का नाम से ही रजिस्टर होना चाहिए। उसमें वैल्यू रहेगा कितने में खरीदा। ठीक है। फिर उसमें डेट रहेगा कब खरीदा। उस वैल्यू को आप इनकम टैक्स का जो सेक्शन 56(2)(10) है ना, अदर सोर्स का, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। उसमें जो 10% का मैंने बोला वेरिएंस होता है, वो चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना टैक्स निकल रहा है। वो टैक्स आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आना चाहिए। ठीक है। और इसमें और एक चीज़ दिया हुआ रहता है कि वो कंसिडरेशन का जो वैल्यू उसमें मिल जाएगा। फिर आता है कि वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस जो है, वर्किंग प्रोग्रेस क्या है कि कंपनी ने, मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑडिट करने गया था। तो उसमें मैंने क्या देखा कि उन्होंने उसका जो इन्वेस्टमेंट था 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरा बेच दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये क्यों बेच दिए, 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो कम नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग एक इंटेंजिबल एसेट डेवलप कर रहे हैं। क्या है, एआई। वो लोग एक एआई डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। वो एक साल में नहीं बनेगा, वो बनने में 3-4 साल लग जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए वो जो एसेट है उससे हम इंटेंजिबल एसेट में लिख के रखते हैं। और एक चीज़ मतलब मान लीजिए, समझ लीजिएगा कि जैसे कि हमने एक फिक्स्ड एसेट परचेस किया, जैसे कि हमने बिल्डिंग परचेस किया है ना, तो बिल्डिंग का कॉस्ट तो बिल्डिंग में आएगा ही। और बिल्डिंग को खरीदने के लिए मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर का सर्विस ली है। मान लीजिए बिल्डिंग का कॉस्ट था 10 lakhs, और एस्ट्रोलॉजर का जो सर्विस था वो था 50,000। कि एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि मेरा बिल्डिंग अच्छा है कि नहीं, इधर बिल्डिंग खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, उसके लिए पैसा लिया। तो मेरा जो बिल्डिंग का कॉस्ट है ना, वो 10 लाख तो है ही, उसका साथ 50,000 भी जुड़ जाएगा। ये आप AS10 में कर सकते हैं। ठीक है। AS10 में जो फिश है, पीपी एंड इंटेंजिबल का जो चैप्टर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10, उसमें लिखा होता है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद करना होगा उसी टाइम पे। फिर क्या आता है कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज़ है, इसका ऑडिट अलग से होता है। आप इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए क्या बोलेंगे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट दे दो। जो बड़ा बड़ा कंपनी है ना, वो ऐसे ग्रो ऐप या फिर दूसरा जो पेटीएम है, ऐसे उसमें पैसा नहीं लगाता है कि 2-500 का 1,000 का मैंने स्टॉक खरीद लिया। ऐसे नहीं करते, वो लोग करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में। ठीक है। तो वो लोग जैसे कि क्या था इसका, अभी तो भूल गया।
क्योंकि मैंने जब काम किया था उसमें मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट नोट मंगा लिया था। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होगा कि ब्रोकर का नाम रहेगा, कि ब्रोकर उनको कब बेचा, कब ऑर्डर प्लेस किया, कितने में प्लेस किया, सब कुछ उसमें दिया हुआ रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट लेके आपको मैच करना होगा। फिर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस AS 13 का हिसाब से जो प्रॉफिट लॉस निकलता है उसको सही से अकाउंटिंग किया कि नहीं, वो भी हमको देखना होता है। ठीक है, फिर क्या आता है, मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ कि मैंने जो चीज़ लिख के रखा है ये बस आपको एक ओवरऑल ऑडिट के बारे में समझने के लिए। ऑडिट ऐसे जो मैं बताता हूँ ऐसे तो आप सीख नहीं पाएंगे, और भी इसका इसका जर्नल एंट्री में जाना होगा, इसका लेजर स्क्रूटिनी करना होगा, तभी जाके आप लोग समझ सकते हैं कि ऑडिट क्या होता है। पहले आप ऐसा मान लीजिए कि एक ओवरऑल ऑडिट का ओवरव्यू पहले ले लीजिए, तो बाद में काम करने में इजी होगा, कि आपको याद रहेगा कि हमको स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है। ठीक है, फिर अगर किसी कंपनी अगर बोलते हैं कि मेरा पास कॉन्टैक्ट नोट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप NSDL का कॉपी निकलता है कंपनी का। ठीक है, NSDL का एक कॉपी निकलता है जिसमें लिखा होगा कि इन्होंने कितना शेयर सेल किया है, कितना शेयर परचेस किया है, प्रॉफिट लॉस तो ब्रोकर ही देगा। मतलब उनका जो ब्रोकर है, ब्रोकर को मेल करना होता है कि भाई इस क्वार्टर तक हमने जितना सेल परचेस किया है उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमको दे दो। फिर ब्रोकर अब उन कंपनी को मेल में दे देता है, फिर मेल से देख के हमको एंट्री पास करना होता है। उसका सेल परचेस का करस्पॉन्डिंग एंट्री जो प्रॉफिट लॉस होता है वो एंट्री पास करना होता है। उसे भूलिएगा मत, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट नोट होगा उसमें प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आप सीधा सीधा एंट्री पास भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा मतलब अदर टैक्सेस भी उसमें लगा रहता है। तो मेरा इनकम में आएगा कि एक्सपेंडिचर में आएगा, ये तो उन्हीं को ही पता है। फिर एक अच्छा पॉइंट है कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आप इंटरनल ऑडिट करने गए कि सितंबर में, ठीक है, और आपका बुक्स का खत्म होगा मार्च में। कंपनी का बैंक्स में 10 डिपॉजिट है, 1-1 करोड़ का 10 मतलब 10 करोड़ का डिपॉजिट है। तो कंपनी कब से किया है, मान लीजिए वो लास्ट ईयर से किया है। तो लास्ट ईयर तो 1 साल होने का बाद जितना इंटरेस्ट होता है वो तो उनको मिल गया होगा। मतलब वो जो इस वो तो उनका बैंक में आ जाएगा ना। लेकिन सितंबर तक का हाफ ईयरली जो इन मतलब इंटरेस्ट इनकम बनेगा, वो थोड़ी ना बैंक आपको दे देगा सितंबर में, बैंक तो आपको देगा मार्च में। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी को बोलना होता है कि आप बैंक में एक मेल करिए, बोलिए कि हमको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए आज तक का, मतलब सितंबर 30 तक का या फिर किसी क्वार्टर का भी हो, उस डेट तक का हमको कितना इंटरेस्ट एक्टिव हुआ है उसका एक स्टेटमेंट दीजिए। उसी स्टेटमेंट का हिसाब से कंपनी वालों क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट का एंट्री पास करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि डेटर्स क्रेडिटर्स होते हैं। डेटर्स में क्या होता है, फॉरेन डेटर्स, डोमेस्टिक डेटर्स, ऐसा होता है। क्योंकि अगर बड़ा कंपनी होगा तो शायद फॉरेन डेटर्स हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल डेटर्स तो होगा ही। डेटर्स चेक करना ना एक मतलब एक चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, क्योंकि कंपनी क्या करता है कि वो किसी को उधारी में माल सेल करता है, क्रेडिट में माल सेल करता है, तो वो तो मेरा डेटर्स आ गया, कंपनी का डेटर्स बन गया ना। अभी कंपनी अगर कई जगह लोचा किया है ना, तो उस लोचा को वो लोग कोशिश करते हैं कि डेटर्स में घुमा दें। ऐसा मेरे साथ मिला है कि बहुत सारा लोचा किया है, वो लोचा को उन्होंने क्या किया, डेटर्स में घुमा दिया। तो डेटर्स में घुमाने से क्या होगा, अ, मुझे नहीं मिलेगा ना कि उन्होंने कैसे एंट्री पास किया है, वो हम नहीं देख सकते। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो डेटर्स है उसका एक वो निकाल लो, उसे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट निकाल लो, मतलब एक्सेल में ले लो। लेने के बाद जो मतलब जिसमें बिग बिग फिगर है उसी डेटर्स को हम लोग मेल करते हैं कि भाई तू बता, ये कंपनी तुझसे कितना पैसा मतलब मिलेगा कंपनी को। ठीक है, ऐसे हम लोग मेल करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो होता है वो हम डेटर्स से लेते हैं। अब कंपनी कभी कभी बोलते हैं कि ना भाई छोड़ो, डेटर्स वाला नहीं देगा,
हो सकता है कि उसका 2-3 बिल हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इससे मैंने आपको अगर उनको बता दूंगा कि मुझे सपोज 12 लाख मिलना है लेकिन प्रैक्टिकली 14 लाख मिलना है, ठीक है, तो वो तो अपना बुक्स में मतलब एडजस्ट कर लेगा। तो इसी के कारण कभी कभी वो लोग नहीं करते, तो उसी चीज़ को आपको संभल के चलना होगा। फिर आता है कि फॉरेन डेटर्स। फॉरेन डेटर्स क्या करते हैं कि भाई फॉरेन डेटर्स जो है ना, उसके लिए आपको कस्टम का जब भी सेल होगा, जब भी सेल होगा तो कस्टम का डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। उसी से आप लोग देख सकते हो कि इसमें क्या है। और उसके लिए ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है फॉरेन एक्सचेंज, बोलते जो फॉरेन एक्सचेंज है उसी हिसाब से एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना होता है। फिर आता है क्या, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में क्या होता है कि इन्वेंटरीज हम लोग हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, ईयर का एंडिंग में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे हम इन्वेंटरीज कहते हैं। तो उसके लिए अलग से ऑडिट होता है, स्टॉक ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। वो स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट उनसे मांगना होता है कि भाई स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट दो। अगर वो लोग स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट नहीं देता है तो मतलब वो ऊपर लेवल से बात होता है कि स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो अगर हम लोग की अगर ऑडिट करने जाएंगे तो फीस वगैरह भी बढ़ जाता है। तो खुद से भी कर सकते हो, फिजिकल जाके देखना होता है कि भाई इतना का उनके पास सामान है कि नहीं। वो होता है इन्वेंटरीज। फिर आता है क्या, ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी टीडीएस रिसीवेबल। टीडीएस रिसीवेबल मतलब क्या होता है, टीडीएस रिसीवेबल का मतलब होता है कि सपोज किसी ने मेरा टीडीएस काटा है, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। वो वाला जो टीडीएस है वो मेरा 26 एएस में दिखाई देता है। वो किस में दिखाई देता है, 26 एएस में दिखाई देता है। तो मेरा जो 26 एज, मुझे क्या करना होता है, मैं एज एन ऑडिटर, मैं जब ऑडिट करने जाता हूँ तो मैं पहले दिन ही उनको बोलता हूँ कि भाई आपको इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी पासवर्ड दीजिए, हमको लॉगिन करके 26 एज डाउनलोड करना होगा। तो कभी कभी कंपनी वालों का कहता है कि नहीं हमारे पास 26 एज है, आप उसी से देख लीजिए। तो मैं तो उनका बात नहीं सुनने वाला ना, मैं बोलूँगा कि मैं खुद ही कर लूँगा, आप मुझे आईडी पासवर्ड दे दीजिए। क्योंकि वो लोग जो मुझे देगा ना, वो तो अपना हिसाब से कुछ मैनिपुलेट कर सकता है उनका डॉक्यूमेंट्स में। हाउ कैन आई बिलीव देम, ठीक है। तो उनसे 26 एज ले लेने के बाद, मतलब उनसे मत लेना, उनसे मत लेना। इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करके सीधा 26 एज डाउनलोड कर लेना, फिर खुद से मैच कर लेना कि जो टीडीएस रिसीवेबल उन्होंने एंट्री पास किया है वो 26 एज के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। कभी कभी ये मैच नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं मैच, नहीं अगर मैच नहीं होता है तो क्या करना होता है, उसको बोलो कि भाई आप एक रिकॉन्सिलेशन बना के दो, आपका 26 एज का साथ टीडीएस मैच क्यों नहीं कर रहे, आप रिकॉन्सिलेशन बना के हमको दो। फिर हम लोग मतलब चेक करेंगे। फिर आता है कि बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस वही एक ही बात है कि बैंक को इन्फॉर्म करो, बैंक को बोलो कि भाई हमारा बुक्स में कितना पैसा है, आप हमें स्टेटमेंट दो, ठीक है। वो लोग अगर स्टेटमेंट उठा के लाएगा ना तो वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट्स अगर वो साइन वगैरह ना हो तो उसके ऊपर बिलीव मत करना। और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बिलीव कर सकते हो, मतलब वो डिपेंड करता है कि सीनरी क्या है, ठीक है। अगर वो मतलब पीडीएफ वगैरह है तो पीडीएफ में वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो स्टेटमेंट देखो, फिर बीआरएस देखो, फिर जाके मैच हो सकता है। फिर रहता है क्या, कैश कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हम लोग को वो लोग गिना सकता है कि भाई आज तक का कितना पैसा हमारा कैश में है, आप एक बार देख लो। ये ज़्यादातर कंपनी में तो मैंने नहीं देखा। मैंने जब बैंक ऑडिट हम लोग करने जाते थे तब बैंक ऑडिट में वो लोग हमको जो बैंक का जो उसमें लेके जाते थे, लेके जाने के बाद वो लोग पैसे मतलब वो पैसा निकाल के काउंट करके हमको दिखाते थे, हम लोग नोट नोट करते रहते थे उस टाइम, ठीक है। तो कैश इन हैंड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमको कैश सर्टिफिकेट दो, कैश सर्टिफिकेट दो। कैश सर्टिफिकेट कैसे बनता है वो मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, आप उसी का हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। कैश सर्टिफिकेट में वो लोग लिख देता है कि भाई आज तक का इतने का नोट इतना है, इतना फाइन है, टोटल इतना बन रहा है। फिर जो जो बंदा कैश हैंडल करता है वो बंदा साइन करके दे देता है सर्टिफिकेट में। फिर आता है क्या, बोर्डिंग। ये जो बोर्डिंग है ना, बोर्डिंग को चेक करने के लिए आपको कंपनी एक्ट समझना होगा। उसमें एक चैप्टर आता है कि चार्ज बोल के, ठीक है। कंपनी जब लोन लेता है, लोन लेने के बाद क्या होता है कि एक चार्ज फाइल करना होता है आरओसी का साथ।
रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के साथ एक चार्ज फाइल करना होता है। तो चार्ज फाइल करने का टाइम क्या होता है, उनसे मतलब कंपनी का जो पोर्टल है ना, आरओसी का जो साइट है, उसमें दिख जाएगा कंपनी का जो सिन नंबर है। वो सिन नंबर टाइप करने से कंपनी का कितना लोन है वो आपको दिख जाएगा, और किससे लिया है, कब लिया है, कितना लिया है, वो सब उसमें मिल जाता है। फिर अगर लोन रीपे किया है, सपोज आपने जो ट्रायल बैलेंस लिया उसमें दिख रहा है कि लास्ट ईयर लोन था 20 लाख, अभी लोन दिख रहा है 5 लाख, तो मतलब लोन 15 लाख रीपे हुआ है। तो रीपे हुआ है कि नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा? आपको दो चीज़ देखना होगा, एक तो बैंक स्टेटमेंट से पैसे जा रहा है कि नहीं, अगर कौन सा डेट पे जा रहा है उसी डेट को मिल जाएगा। फिर हाँ, आरओसी का साइट ओपन करके उसमें आप कंपनी का सिन नंबर दे के देख सकते हो। मास्टर में जाना होता है शायद, मास्टर में जाके आपको देखना होता है कि कंपनी ने जो लोन डिस्चार्ज किया, ठीक है, मतलब रीपे किया, उसके लिए सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, वो चीज़ देखना होता है। फिर रहता है क्या, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में वही बात है जो डेटर्स का था, क्रेडिटर्स का था, वही बात क्रेडिटर्स में एज इट इज़ अप्लाई हो जाता है। ठीक है, बैलेंस कन्फर्मेशन ले लो, एजिंग ले लो, और लेजर स्क्रूटिनी करो। लेजर स्क्रूटिनी मुझे लेजर को मतलब आपको दिखा के करना होगा, मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर ज़्यादा व्यू आते हैं, तो मैं एक काम करूँगा कि नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें एक अच्छा कंपनी का टैली का बैकअप ले लूँगा। उसमें जितना सारा मतलब लेजर है, वो लेजर को मैं खुल के आपको दिखाऊंगा कि टीडीएस कब कटना चाहिए था, उन्होंने कब कटा है, सही कटा है कि नहीं, लेजर में हमको लेजर का जो बैलेंस है वो कहाँ से मिलेगा, वो सब कुछ उसमें मिल जाएगा। फिर आता है कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ये जो है ना, इसमें क्या है कि जीएसटी पेबल, ये जो जीएसटी पेबल है, ये जीएसटी पेबल हम लोग क्या करते हैं कि जो जीएसटी का मंथली रिटर्न होता है, क्या क्या बोला मैंने, जीएसटी का जो मंथली रिटर्न होता है, जीएसटी R1 और जीएसटी R3 में, वो जीएसटी R1 का हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं, ये बैलेंस एक्चुअली आया कैसे, ये भी तो आपको समझना होगा कि होगा ना। जो मैंने सेल किया है, जो मैंने सेल किया है उसका सेल का जो वैल्यू, मतलब सेल का ऊपर हम लोग जो जीएसटी चार्ज करते हैं, वही जीएसटी हमें ये जीएसटी पेबल में शो कर जाता है। तो आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, आप इसे थोड़ा ढूंढिए कि मैंने सेल किया है, लेकिन उस पार्टी को मैंने कुछ फ्री सैंपल भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसका ऊपर जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन होगा। मैंने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका ऊपर जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन होगा, उसे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और एक दूसरा चीज़ है, सपोज मैंने कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया है, मेरा ओल्ड फिक्स्ड एसेट था, मान लीजिए एक मोटरसाइकिल था, ठीक है, मोटरसाइकिल को मैंने सेल कर दिया, तो उसमें जो मतलब किस वैल्यू पे हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे, या फिर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा नहीं होगा, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या होता है। अगर आप सही जवाब देते हो तो ठीक है, अगर सही जवाब नहीं आता है, मतलब जवाब अगर आता है तो मैं रिप्लाई करूँगा, मैं दूसरा वीडियो में बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, जो जीएसटी पेबल है, देखिए जीएसटी पेबल हम, मैंने क्या बोला कि जीएसटी रिटर्न को हम लोग देखते हैं। जीएसटी रिटर्न अगर मतलब जो GSTR1 होता है, GSTR3 भी होता है, उसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग इसे चेक करते हैं। फिर टीडीएस पेबल। टीडीएस पेबल मतलब क्या होता है कि हमने जो टीडीएस काटा है पार्टी का, हमको क्या करना होता है, पहले उसे गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है ना, टीडीएस पेमेंट करना होता है, फिर गवर्नमेंट उनका 26 डेज में रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर वो पार्टी जब इनकम टैक्स फाइल करेगा, तो उस टाइम क्या होगा, उन्होंने उसका जो इनकम टैक्स बन रहा होगा उसमें से उतना डिडक्ट होकर बाकी अमाउंट पे करना होगा, टैक्स पेबल बनेगा, या फिर रिफंड, अगर उनका इनकम नहीं बन रहा है तो रिफंड हो जाएगा। फिर आता है क्या, आउटस्टैंडिंग ड्यूज। आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्या होता है कि जैसे कि सैलरी पेबल, अदर एक्सपेंसेस पेबल, ये जितना भी पेबल है ना, ये पेबल को कैसे एंट्री पास किया जाता है, ये जो इसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा कि इसका क्या एंट्री पास होता है। तो और
इसमें कुछ है जैसे कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये एक्चुअली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना कंपनी का, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे लिया जाता है, परचेज ऑफ एसआईटी क्या होता है, चेंजेस ऑफ इन्वेंटरी क्या होता है। ये जो 3 पॉइंट उसमें रहता है वो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, उसी को आपको अच्छे से सीखना होगा। अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा 3-4 पॉइंट को। पॉइंट तो हो ही रहे हैं, ठीक है। फिर आता है कि शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, उसमें कौन सा आरओसी का फॉर्म फाइल करना होता है, ये भी आप थोड़ा ढूंढिएगा, मैं आपको बता दूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, शेयर कैपिटल सपोज किसी कंपनी ने शेयर इशू किया है, तो उसके लिए आप क्या चेक करेंगे, कंपनी ने चेक करना है कि कंपनी ने आरओसी में क्या फाइलिंग किया है, कौन सा फॉर्म फाइल किया है, जिससे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, और कितना प्रीमियम लिया है। फिर सेबी का जो पार्ट है कि सेबी में क्या फाइलिंग होता है, वो चीज़ भी आपको चेक करना होता है, वो एक्चुअली कॉम्प्लाइंस ऑडिट का पार्ट हो जाता है। फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो इतना ही रखते। आप ये दोनों वीडियो को देख लीजिए, फिर इसका नोट बना लीजिए। अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो आप पूरा नोट बना के रखिए, वही बेटर होगा। ठीक है, ये तो बस मेरा इंट्रोडक्शन था। अभी एक एक पॉइंट को लेके हमको इलेबरेट करके देखना होगा, तभी जाके आप सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वो तो करना ही है, आपका ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा प्लीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और एक चीज़ है कि आपको पता है कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो कोशिश कर लीजिएगा कि थोड़ा एडजस्ट करने के लिए, और अगर इम्प्रूव कर सकते हैं तो देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।